गुड इवनिंग दोस्तों, एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे अपने राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड एनालिसिस में। तो इस टॉपिक में आज इस वीडियो में अपन दो महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो अपन चर्चा करेंगे इंदिरा गांधी नहर के बारे में। सेकंड अपन जानेंगे जो अपना सियाचिन ग्लेशियर है उसके बारे में। साथ ही अपने क्वेश्चन होते हैं जो अपन 10 इस लेक्चर में चर्चा करते हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइबर कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों बताइए, जो अपना सियाचिन ग्लेशियर है वहां पर जो भारतीय सेना है, अपनी जो इंडियन आर्मी है, वहां पर जो अपनी पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है यहाँ पर नियुक्त की गई है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों अपनी जो गीतिका कौल है वो पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई है जो कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात हुई है। बात करेंगे अपन यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर है जो अपना हिमालय पर्वत है जो कि अपने नॉर्थ में स्थित है, म्यांमार तक फैला हुआ है, पाकिस्तान से शुरू होता है। जो हिमालय का पार्ट है वहां पर जो अपनी पूर्वी जो काराकोरम रेंज है, हिमालय की बहुत बड़ी चोटी है काराकोरम रेंज, वहां पर यह स्थित एक क्षेत्र है, एक ग्लेशियर है जो कि पॉइंट अपना जो पॉइंट NJ9842 है उसके उत्तर पूर्व में ये लोकेटेड है। दोस्तों यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कंट्रोल रेखा है, जो अपनी नियंत्रण रेखा है, वहां पर समाप्त होती है। ठीक है, भारत के लिए सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। इंडियन जो आर्मी है वो सबसे ऊंचे जो ये ग्लेशियर है वहां पर तैनात होने वाली विश्व की पहली आर्मी है जो कि सियाचिन ग्लेशियर की सुरक्षा करती है। दोस्तों पूरा सियाचिन ग्लेशियर है वो जो अपना 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था उसके थ्रू भारत के ये प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, तो मेघदूत है, ऑपरेशन मेघदूत है वो अपने सियाचिन ग्लेशियर से जुड़ा हुआ है जो कि 1984 के आसपास हुआ था। ठीक है, 1984 में ही जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भारतीय प्रशासनिक नियंत्रण में आया था। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर की दिशा के बारे में बात करें तो यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। ठीक है, इसका उद्गम है वो इंदिरा कोल वेस्ट में होता है जो कि 6115 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, जो इंदिरा कटरा पर 1 कोल मीटर की ऊंचाई तक आता है। ठीक है, कहाँ है इसका उद्गम स्थल, कहाँ से शुरू होता है? इंदिरा कोल वेस्ट से शुरू होता है और इंदिरा कटक तक यह जाता है। ठीक है, दिशा क्या है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, और अपनी जो पूर्वी काराकोरम रेंज है वहां पर स्थित है। भारत और पाकिस्तान की नियंत्रण जो रेखा है, बॉर्डर है, वहां पर ये लोकेटेड है। आगे बात करें तो दोस्तों तजाकिस्तान का एक रेंज है, यज गुलेम रेंज है तजाकिस्तान का, वहां का एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है फेंडचेंको। क्या है? फेंडचेंको एक ग्लेशियर है जो कि दुनिया का जो ध्रुवीय ग्लेशियर है वो एक दूसरा सबसे बड़ा ये ग्लेशियर है। ठीक है, फेंडचेंको ग्लेशियर कहाँ है? वो तजाकिस्तान में है जो कि दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर माना जाता है। सियाचिन है वो फर्स्ट पे आता है। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर है वह उस जल निकासी विभाजन के क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है जो कि काराकोरम के जो व्यापक हिमाच्छादित क्षेत्र है वहां से जो यूरेशियन प्लेट है को भारतीय महाद्वीप से अलग करती है। ठीक है दोस्तों, क्या है जो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो अपनी जो इंडियन प्लेट है, इंडियन ओशन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है उनके आपस में टकराने के एक दूसरे के नजदीक आने से हुआ है। इसी जो प्लेट का जो ये जुड़ाव क्षेत्र है जो अपनी काराकोरम रेंज है वहीं पर ये ग्लेशियर स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर है, इसे कभी कभी विश्व का तीसरा ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ लिया जाए कि विश्व का तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं? विश्व का तीसरा ध्रुव कहते हैं अपने सियाचिन ग्लेशियर को। इसके अलावा पहला और जो दूसरा ध्रुव है वो अपने नॉर्थ साउथ को कहते हैं। साउथ में जो अपना अंटार्कटिक जो महाद्वीप है अंटार्कटिका उसको कहते हैं, और नॉर्थ में जो अपना आर्कटिक क्षेत्र है उसे कहा जाता है।
दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। सियाचिन ग्लेशियर है वो विश्व का सबसे ऊंचा क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, ठीक है, जिसे जो अपनी इंडियन आर्मी है वो कंट्रोल करती है। यहाँ पर इसका शासन चलता है, ठीक है। दोस्तों इस मैप में देख सकते हैं आप सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, ठीक है। ये है क्षेत्र अपना सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये वाला, ये अपना जो अक्साई चीन है जो कि अभी चीन के पास है। ये अपना यहाँ पर गिलगिल बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, ये पीओके है। ये वाला क्षेत्र पीओके है जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। यहाँ पर ये पॉइंट आता है, इसे ही सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। देखो ये वाला क्षेत्र, एक मिनट में इसे वापस आपको दिखाती हूँ। ये वाला क्षेत्र जो मैं ग्रीन मार्क कर रही हूँ इसे कहते हैं अपना सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। और ये अपना जम्मू कश्मीर है, ठीक है। यहाँ से नुब्रा नदी भी निकलती है। तो ये अपन ने जाना आज सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी किसने की है? दोस्तों बताओ कौन सा देश है जो कि अपना अंडर 19 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसका मेजबान है? दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका है, वो इसकी मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों बताइए, लावण्या शाह है, संदीप नेयर, नंदनी दास और जो जकिया जुबेरी है, इनमें से कौन है जिसे ब्रिटिश अकादमी का जो पुस्तक क्षेत्र का पुरस्कार है वो दिया गया है? दोस्तों अपनी जो नंदनी दास है उसे यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? जो भारतीय इकोनॉमी है उसका जो फोर्थ जो एनुअल समिट है उसका उद्घाटन दोस्तों हाल ही में कहाँ किया गया है? तो बताइए, श्रीनगर, सूरत, रायपुर, कोलकाता में से कौन सा क्षेत्र है जहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? दोस्तों अपना श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है श्रीनगर, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इस पर बहुत सारी चर्चा की गई है। भारतीय इकोनॉमी कैसे डेवलप हो रही है इसको ध्यान में रखते हुए। अगला क्वेश्चन है, जूटन मियाँ का तमाशा किस त्योहार के दिन खेला जाता है? दोस्तों बताइए, शीतलाष्टमी, धुलंडी, दशहरा और जो अपनी अक्षय तृतीया है उनमें से जो झूठन मियाँ का तमाशा है वो एक त्योहार है वो कब खेला जाता है? दोस्तों शीतलाष्टमी होती है उस दिन यह त्योहार खेला जाता है। शीतलाष्टमी है अपने चैत्र कृष्ण अष्टमी को आयोजित की जाती है, जो अपन बाशुड़ा मनाते हैं, शीतलाष्टमी उसी दिन होती है। इसके अलावा धुलंडी है वो होली के एक दिन बाद आती है। दशहरा के बारे में आप जानते ही हैं। अक्षय तृतीया है, इस दिन बहुत सारे सावे आयोजित किए जाते हैं। तो अपनी जो ये ध्यान रखना है यहाँ पर, झूठन मियाँ का तमाशा, ठीक है, झूठन मियाँ का तमाशा कौन से त्योहार से जुड़ा हुआ है? तो ये है अपने शीतलाष्टमी से जुड़ा हुआ एक प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, लोहा युगीन के धूसर चित्रित मर्दबाण मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है अपनी प्राचीन सभ्यता के बारे में। जो अपना पाषाण युग आता है, मध्य पाषाण युग आता है, ताम्र पाषाण युग आता है, फिर उसके बाद में वैदिक युग आता है। वैदिक युग में जब लोहे की प्राप्ति हुई थी तो उसे लोहा युग के नाम से जाना गया। तो लोहा युग में जो चित्रित धूसर मर्द भांड थे, जो बर्तन थे जिनके ऊपर चित्र बनाए गए थे, वो यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के कौन से स्थान से मिले हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो मुरैना भिंड क्षेत्र है वहां पर ये आप मर्दबाण देख सकते हैं, वहां पर ये मर्दबाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? दोस्तों जो पुरातात्विक स्थल है कोल्डी हवा वो बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है अपने मध्य पाषाण काल का, ठीक है। तो ये कोल्डी हवा है वो अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। पूछ लिया जाता है जो अपने जो ये कोल्डी हवा है, इसके अलावा अपना जो देवाबाद है और अपना जो बहुत सारे क्षेत्र है वैदिक दौर के, जो अपने मध्य पाषाण काल, ब्रुज होम हो गया, है ना, तो इनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मिलान करवा लिया जाता है। तो ये टॉपिक आपको ध्यान रखना, टाइम मिले तो आप जरूर इसको पढ़ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू कौन थे? तो दोस्तों बताइए कौन सा राजा था जो शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज किया था? पुष्यमित्र, हेमू, कृष्णदेव और पृथ्वीराज में से कौन सा हिंदू सम्राट था जिसने दिल्ली पर शासन किया था? तो दोस्तों हेमू था। हेमू ने क्या किया था, जो ये हेमू है वो अपने दिल्ली का जो अपना भारत का है वो अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, जिसने शेर शाह सूरी के बाद शासन किया था दिल्ली में, और अकबर से पहले इन्होंने दिल्ली में शासन किया था। ये अंतिम हिंदू सम्राट थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों यकृत, आंख, क्रोनिया और जो अपना पित्ताशय होता है उनमें से कौन सा क्षेत्र है जो अपनी जो पाचन सिस्टम होता है, डाइजेशन सिस्टम होता है, उसका पार्ट नहीं है? दोस्तों इसका आंसर होगा क्रोनिया। क्रोनिया इसका पार्ट नहीं है क्योंकि क्रोनिया होता है वो अपनी आंख के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? दोस्तों सतलज, यमुना, चंबल, रावी नदी में से कौन सी नदी है जिसके थ्रू इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान की एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है जिसे राजस्थान की लाइफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसे पानी मिलता है अपनी जो सतलुज नदी है उससे। अब यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे इंदिरा गांधी नहर के बारे में। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को है वो राजस्थान में विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे इसे कहते हैं राजस्थान नहर, राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान फीडर, राजस्थान केनाल और इसे गंग नहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है इंदिरा गांधी नहर के नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहां पर बहने वाली प्रमुख नहर है। ठीक है, इसका निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था लगभग 1927 के आसपास। ठीक है, किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1927 में, ताकि जो बीकानेर और जो गंगानगर का क्षेत्र है वहां पर उस दौरान पानी की कमी थी, उस कमी की जो किल्लत थी उस कमी को दूर करने के लिए महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में इस नहर का निर्माण का कार्य है वो शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, जो राजस्थान का मरु क्षेत्र है, जहाँ पर जो मरुस्थल है, मरुभूमि है, वहां पर इस नहर को पहुंचाकर इतना बड़ा काम किया इन्होंने कि वहां पर सिंचाई भी की जाने लगी, साथ ही जो लोगों को पेयजल की जो समस्या थी उसकी भी पूर्ति हुई, और जो वहां पर जो इंडस्ट्री लगाई गई और जो औद्योगिक कार्य है उनको भी बढ़ावा मिला ताकि लोगों को रोजगार मिला इससे। ठीक है, तो सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक कार्य थे वो मरुभूमि में फैल गए, उनका विकास हुआ। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के कारण। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है वो सतलज और जो ब्यास नदियां हैं उनके संगम पर बना हुआ है एक हरिके बांध, हरिके बैराज बना हुआ है, उसी बैराज से इस नदी में इस नहर में पानी आता है। ठीक है, क्वेश्चन यही था कि इंदिरा गांधी नहर है वो कौन सी नदी से पानी प्राप्त करती है, तो ये प्राप्त करती है अपनी सतलज नदी और ब्यास नदी से। सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम पर जो अपना हरिके बांध है वो बना हुआ है, वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है वो भारत के 2 राज्यों को पानी प्रोवाइड करवाती है, एक तो अपने पंजाब को और एक राजस्थान को। इसकी लंबाई की बात करें तो ये पंजाब में इसकी लंबाई 169 किलोमीटर है, वहीं राजस्थान में इसकी लंबाई है वो 470 किलोमीटर है। ठीक है, बताइए राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? तो इंदिरा गांधी नहर की राजस्थान में लंबाई है 470। आगे बात करें तो दोस्तों इंदिरा गांधी का निर्माण तो शुरू करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने 1927 के आसपास। फिर क्या हुआ था, इसका पुनर्उद्घाटन किया गया था 31 मार्च 1958 में। उस समय के अपने गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका पुनः उद्घाटन कब किया गया था? 31 मार्च 1958 को। उस समय के गृह मंत्री थे जिनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इस नहर का पुनर्उद्घाटन किया गया। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है उसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, इसे 2 नवंबर 1984 में इंदिरा गांधी नहर का नाम दिया गया। कब दिया गया? 2 नवंबर 1984 को।
1927 में महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। 31 मार्च 1958 में इसका जो पुनर्उद्घाटन किया गोविंद बल्लभ पंत ने, और नवंबर 1984 में इसका नाम है वो राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर नाम रखा गया था। दोस्तों, इस नहर के उद्देश्य के बारे में बात करें तो जो अपना पश्चिमी राजस्थान है, वहां का जो मरुभूमि क्षेत्र है, वहां पर जल की आपूर्ति करना था। साथ ही जो लोगों के बीच में जो पानी की समस्या हो रही थी, वो बहुत सारी जो पानी की कमी से जूझ रहे थे, उस समस्या का समाधान करने के लिए इसमें इस नहर का निर्माण किया गया था। ठीक है, सूखा प्रभावित क्षेत्र था और जो पर्यावरण था, वन था आदि से इससे लाभ हुआ। साथ ही लोगों ने वहां पर पुनर्वास किया, लोगों को रोजगार मिला इस नहर के आने से, क्योंकि खेती बाड़ी होने लगी। ठीक है, आगे बात करें इंदिरा गांधी नहर की। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर प्रवेश करती है अपने मसीता वाली हेड से, और इसका अंतिम बिंदु है राजस्थान के गडरा रोड बाड़मेर तक। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि राजस्थान की जो मासिता वाली हेड है, वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और बाड़मेर के गडरा रोड तक अंतिम रूप से ये फैली हुई है। दोस्तों, इस नहर के बाईं ओर का जो इलाका है वो काफी ऊंचा है, जहां पर पानी स्वतः प्रवाहित नहीं होता है। इस कारण यहाँ पर क्या है कि 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। कितनी लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं? 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। इन 7 लिफ्ट नहरों के बारे में पूछ लिया जाता है, इनके नाम के बारे में। तो इन लिफ्ट नहरों के बारे में चर्चा करें। एक है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। दोस्तों, चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है उसे नौहर साहब लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। ये लाभ प्रोवाइड करवाती है अपने हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू को। ठीक है, वही कंवरसेन लिफ्ट नहर है, उसे बीकानेर लूणकसर लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बीकानेर और गंगानगर को लाभान्वित करती है। दोस्तों, यह लिफ्ट नहर है वो इंदिरा गांधी नहर की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि इंदिरा गांधी नहर की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का क्या नाम है। कंवरसेन वर्सेस जो अपनी बीकानेर लूणकसर लिफ्ट नहर है, वो इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है, जो कि बीकानेर और श्री गंगानगर को लाभ प्रोवाइड करती है। वहीं जो अपनी पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, उसे गजनेर लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो कि बीकानेर और नागौर को लाभ प्रोवाइड करती है। दोस्तों, पूछ लिया जाए कि वीर तेजाजी लिफ्ट नहर को किस नाम से जाना जाता है, इसका अन्य नाम क्या है? इसे कहते हैं बेरुदान बागड़सर लिफ्ट नहर। ठीक है, बेरुदान बागड़सर लिफ्ट नहर किसे कहते हैं? वीर तेजाजी की जो लिफ्ट नहर है, वीर तेजाजी इसका नाम है, अन्य नाम है, जिसे बेरुदान लिफ्ट बागड़सर नहर भी कहते हैं। यह राजस्थान के एकमात्र जिले बीकानेर को लाभ प्रोवाइड करती है। ठीक है, पूछ लिया जाए कि बीकानेर को लाभ प्रोवाइड करने वाली कौन सी नहर है, तो वो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, जिसे बेरुदान के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगली लिफ्ट नहर का नाम आता है 5वें नंबर पर करणी सिंह लिफ्ट नहर। दोस्तों, करणी सिंह लिफ्ट नहर है, उसे कोलायत लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे लाभ मिलता है अपने जोधपुर और बीकानेर को। ठीक है, कोलायत लिफ्ट नहर है, उसे करणी सिंह लिफ्ट नहर भी कहते हैं। फिर आती है 6ठे नंबर पर गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर है, उसे फलोदी लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 3 जिलों को लाभ प्रोवाइड करती है, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को। ठीक है, किसको? जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को इससे लाभ मिलता है। अंतिम लिफ्ट नहर का नाम है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जिसे पोखरण लिफ्ट नहर के नाम से भी जानते हैं। इससे जैसलमेर और जोधपुर को लाभ प्रोवाइड होता है। तो बताइए, पोखरण लिफ्ट नहर का अन्य नाम क्या है? पोखरण लिफ्ट नहर को जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर के नाम से भी जानते हैं। इस जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर से जोधपुर और जैसलमेर को लाभ प्रोवाइड होता है। आगे चर्चा करें तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण है दोस्तों, वो 2 फेज के अंदर हुआ था। प्रथम फेज की बात करें तो प्रथम फेज है वो 1958 से 1975 तक इसका काम चला था। 1975 तक इसमें क्या हुआ था, जो अपना हरी के बैराज है, जो कि फिरोजपुर में है स्थित है, इसे लेकर जो अपना मसीतावली है, हनुमानगढ़ का क्षेत्र, वहां तक इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो जो अपना मसीतावली हनुमानगढ़ क्षेत्र है, वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है,
इस दौरान क्या हुआ था कि राजस्थान में सिर्फ इस नहर का निर्माण है वो 35 किलोमीटर के आसपास किया गया था। दोस्तों इसकी जो मुख्य नहर है मसीतावाली से दातोर बीकानेर तक 189 किलोमीटर लंबी थी। इस समय कुल 993 किलोमीटर नहर का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर का 2 चरणों में निर्माण हुआ। उसमें पहला 1958 से 75 तक था। इसमें क्या हुआ था कि हरीके बैराज जो फिरोजपुर पंजाब में स्थित है, वहां से ये शुरू होती है और अपना जो मसीतावली क्षेत्र है हनुमानगढ़ का, वहां तक इसका निर्माण किया गया। सेकंड क्षेत्र की बात करें तो सेकंड जब इसका निर्माण हुआ सेकंड फेज में, तो ये अपने दातोर क्षेत्र बीकानेर से शुरू होता है और जो मोहनगढ़ क्षेत्र है जैसलमेर का, वहां तक इसका निर्माण किया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर जो गडरा रोड है बाड़मेर तक इसको फैला दिया गया। ठीक है, तो सेकंड फेज में जब दातोर बीकानेर से मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर की लंबाई का इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ। बाद में 165 किलोमीटर इसका और निर्माण किया गया गडरा रोड बाड़मेर तक। ठीक है दोस्तों, गडरा रोड बाड़मेर है वो इसका 0 पॉइंट भी कहा जाता है, वहां तक ही इसका निर्माण किया गया। मसीतावली से गडरा रोड तक, मसीतावली अपने हनुमानगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक, बाड़मेर में गडरा रोड तक जहां इसका निर्माण किया गया, इसे 0 पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की कुल सिंचाई क्षेत्र की बात करें तो 30% भाग पर जो लिफ्ट नहरें हैं उससे सिंचाई की जाती है तथा 70% है वो शाखाओं के माध्यम से की जाती है। ठीक है, इसके लगभग 9 शाखाएं हैं और 7 लिफ्ट नहरें हैं। तो 30% जो सिंचाई है वो लिफ्ट नहरों की जाती है, लिफ्ट नहरों के जरिए, और 70% है वो इसकी जो 9 शाखाएं हैं उनके माध्यम से की जाती है। दोस्तों इंदिरा गांधी हेडक्वार्टर की बात करें, इंदिरा गांधी जो अपनी नहर है उसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय बोर्ड है जो इस नहर को कंट्रोल करता है, उसके बारे में बात करें तो ये अपनी जयपुर में स्थित है। ठीक है, कैपिटल ऑफ राजस्थान में स्थित है। दोस्तों ये है इंदिरा गांधी की 9 शाखाएं। ठीक है, एक है रावतसर शाखा जो कि एकमात्र शाखा है जो बाईं ओर से निकाली हुई है। ठीक है, पूछ ली जाती है कि इंदिरा गांधी की वह कौन सी शाखा है जो कि एकमात्र शाखा है जो कि इंदिरा गांधी से निकलती है, उसका नाम है रावतसर शाखा। इसके अलावा सूरतगढ़ और जो अनूपगढ़ शाखा है वो अपने श्री गंगानगर से निकलती है। ठीक है, और अपना जो पुंगल दातोर और बीरसपुर शाखा है वो बीकानेर से निकलती है। बीकानेर में 3 शाखा है, पुंगल, दातोर और बिरसलपुर। बिरसलपुर है वो बीकानेर से निकलती है। इसके अलावा जो अपना चरण वाला शाखा है वो एकमात्र शाखा है जो कि 2 जिलों में विस्तृत है, यह बीकानेर और जैसलमेर में फैली हुई है। ठीक है, शहीद बीरबल और सागरमल गोपाल शाखा है वो अपने जैसलमेर में फैली हुई है। ठीक है, तो इसकी जो बाईं ओर से निकलने वाली एकमात्र शाखा है उसका नाम रावतसर शाखा है। अपने जो श्री गंगानगर है वहां से 2 शाखाएं निकलती है, एक का नाम सूरतगढ़ है, एक का नाम अनूपगढ़ है। बीकानेर से 2 शाखाएं निकलती है, एक का नाम पुगल है, एक का दातोर है तथा एक बिरसलपुर है। इसके अलावा चारण वाला शाखा है वो एकमात्र ऐसी शाखा है जो कि 2 जिलों में फैली हुई है, बीकानेर और जैसलमेर में। शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा शाखा है वो अपने जैसलमेर क्षेत्र में विस्तृत है। दोस्तों इसकी 4 उपशाखाएं भी हैं। इंदिरा गांधी नहर की 4 उपशाखाओं के बारे में बात करें तो एक तो है लीलवा, दीघा, बरकतुल्ला खां और बाबा रामदेव उपशाखा। ये 4 हैं, लीलवा, दीघा, बरकतुल्ला खां और बाबा रामदेव। दोस्तों दीघा है ये जो अपनी मोहनगढ़ शाखा वहां से निकलती है, बरकतुल्ला है वो जो सागरमल गोपा शाखा है वहां से निकलती है, और बाबा रामदेव है। ठीक है, तो बताइए इंदिरा गांधी नहर की 4 उपशाखाओं के नाम क्या है? उनका नाम है मैम लीलवा, दीघा, बरकतुल्ला खां और बाबा रामदेव। ठीक है, तो ये अपन ने चर्चा की इंदिरा गांधी नहर के बारे में आज के लेक्चर में। तो आज अपना लेक्चर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप ये आंसर की देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। कल फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए और अच्छे वीडियो के साथ। तो कमेंट में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगेन थैंक यू।